तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि आयु संरचना पर किस प्रकार से आबादी पर प्रभाव पड़ता है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे कि बहुत सारे ऐसा फैक्टर था जिस पर आबादी का प्रभाव देखने को मिलता था। किसी जाति का आबादी क्या किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अधिकांश आबादियों में विशिष्टियाँ अलग अलग उम्र की होती है। तो अभी से अगर बात करेंगे कि अगर एक आबादी लेते हैं तो उसमें जितना भी जीव रहता है, एक प्रकार के जाति का जीव रहता है, उसमें सबका एज अलग अलग रहता है। जैसे इंसान का ही बात करेंगे तो किसी का एज 2 साल, किसी का 3 साल, किसी का 4 साल, ऐसे 60 साल 70 साल ऐसे रहता है ना। तो उसी प्रकार से किसी भी आबादी का अगर बात करते हैं उसमें जो जाति रहता है उस जाति का सबका अलग अलग उम्र देखने को मिलता है। एक जाति का जो जितना भी जीव रहता है सबका अलग अलग उम्र देखने को मिलता है। हर आयु वर्ग के विशिष्टियों के अनुपात को उस आबादी के वायु संरचना कहलाता है। तब अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग लोग देखने को मिलता है, अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग लोग देखने को मिलता है। तो उसकी संख्या जो बताया जाता है तो उसी का जब आबादी बताया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायु संरचना, आयु संरचना के नाम से जानते हैं। जैसे कोई पूछेगा कि 20 साल वाला एज वाला कितना होगा, तो अब है कि उसका जो संख्या होगा जिसका आबादी होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयु संरचना के नाम से जानते हैं। इसमें जीवन विस्तार एवं जीवित रहने की अवधि की विभिन्न अवस्थाओं जैसे बाल्यावस्था में हो सकता है कितना आबादी है, प्रौढ़ावस्था में कितना है, वृद्धावस्था के आधार पर विचार किया जाता है। तो इसमें 3 अवस्था दिया गया है, बाल अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। बाल अवस्था हम लोग बोल सकते हैं जो बालक का अवस्था होता है 12 साल तक, उसके बाद का जो एज होता है प्रौढ़ावस्था होता है। बाद में जब एज ढलने लगता है तो उसको वृद्धावस्था कहते हैं, जब बहुत ज़्यादा एज हो जाता है तो बुढ़ापा वाला जो एज आने लगता है। आयु संरचना का प्रभाव श्रम शक्ति, कार्य क्षमता और प्रजनन आदि पर निर्भर करता है कि किसी का श्रम शक्ति कितना है। ऑब्वियस है कि कौन ज़्यादा श्रम कर सकता है, तो प्रौढ़ावस्था वाले लोग ज़्यादा श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम शक्ति इनका ज़्यादा होता है, कार्य क्षमता ज़्यादा होता है किसके तुलना में, बाल्यावस्था की तुलना में और वृद्धावस्था की तुलना में। प्रजनन क्षमता का बात करते हैं, प्रजनन आदि पर भी निर्भर करता है कितना ज़्यादा मात्रा में प्रजनन हो रहा है। परिस्थिति की दृष्टि से आयु संरचना को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। तो वही 3 अवस्था में यहाँ पर विभाजित किया जाता है। पहला है पूर्व प्रजनन काल, मतलब जब हम लोग प्रजनन नहीं कर सकते। ऑब्वियस है कि अगर हम लोग अलग अलग जीवों का प्रजनन काल अलग अलग होता है। हम लोग अगर पूर्व प्रजनन काल का बात करें तो इंसान के लिए पूर्व प्रजनन काल क्या होता है, तो ऑब्वियस है कि 15 से 20 साल के पहले का जो एज होता है, 18 साल का पहले का एज बोल सकते हैं, वो हम लोग क्या होता है, पूर्व प्रजनन काल होता है। उस समय हम लोग प्रजनन की क्षमता नहीं होता है या आ भी जाता है तो उस टाइम पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। उसके बाद काल आता है प्रजनन काल, जब तक हम लोग प्रजनन कर सकते हैं। और वैसे ये 45 से 50 साल तक प्रजनन काल होता है। उसके बाद उत्तर प्रजनन काल, मतलब प्रजनन काल के बाद का एज जो होता है, तो ये 3 एजों में बांटा गया है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं ये तीनों में, यंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन और डिक्लाइन पॉपुलेशन। यंग मतलब जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है, वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में क्या है, ये कम देखने को मिलता है, जीवों की संख्या कम देखने को मिलता है। जो प्रोडक्टिव एज होता है उसमें जीवों की संख्या उससे ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो प्री प्रोडक्टिव होता है, मतलब जो प्रजनन काल के पहले का जो एज होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को, आबादी देखने को मिलता है। ये तीनों केस में देख सकते हैं। तीनों केस में वही है, जो बुढ़ापा का एज होता है उसमें आबादी कम होता है, जो प्रजनन का एज होता है उसमें उससे ज़्यादा होता है, और जो हम लोग का प्रजनन के पहले का जो काल होता है उसमें सबसे ज़्यादा आबादी देखने को मिलता है। तो विभिन्न जीवों में इन 3 कालों के अवधि में अंतर होता है। मनुष्य के जीवन विस्तार की 3 अवस्थाओं का लगभग समान होती है। कुछ जीवों जैसे बड़े जानवरों की पूर्व प्रजनन काल बहुत कम छोटा होता है। तो देखो, मनुष्य में तीनों अवस्था लगभग समान देखने को मिलता है कि प्रजनन काल भी और प्रजनन काल के पहले भी या प्रजनन काल के बाद भी सब लगभग समान देखने को मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें पूर्व प्रजनन काल, मतलब प्रजनन के पहले वाला जो काल होता है बहुत छोटे समय के लिए होता है, और उत्तर प्रजनन काल काफ़ी लंबा समय के लिए हो जाता है। उत्तर मतलब प्रजनन के बाद वाला जो काल होता है बहुत लंबा समय के लिए हो जाता है। लेकिन हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है कि तीनों में मनुष्य में लगभग समान होते हैं।
इसके विपरीत बहुत से पौधे और जानवरों के पूरे प्रजनन काल लंबा होता है। अब बहुत सारे ऐसे पौधे जानवर भी जिसका पूरे प्रजनन काल क्या होता है, बहुत लंबा देखने को मिल जाता है, मतलब प्रजनन के पहले का काल। पौधे और पौधे को कब बोलेंगे, पौधे में जब फूल वगैरह नहीं निकलता है, फल वगैरह का निर्माण नहीं होता, तो उसके पहले वो क्या होता है, पूरे प्रजनन काल में होता है पौधा। कुछ जानवरों जैसे खासकर कीटों के पूरे प्रजनन काल बहुत लंबा होता है। कुछ जानवर का भी पूरे प्रजनन काल बहुत लंबा हो, जैसे कीट का। अत्यंत छोटा प्रजनन काल तथा उत्तर प्रजनन काल नहीं पाया जाता है। देखो ये कीट के बारे में दिया है कि इसका पूरे प्रजनन काल तो बहुत लंबा होता है और प्रजनन काल क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और उत्तर प्रजनन काल नहीं पाया जाता है इसमें। उत्तर प्रजनन काल मतलब प्रजनन करने के बाद वो नष्ट हो जाता है, सिंपल बोल सकते हैं। उसके बाद प्रजनन के बाद उसका कोई एज नहीं होता है। लेकिन अगर मनुष्य का बात करेंगे तो लगभग माना जाता है कि 1 से 18 तक के ये पूरे प्रजनन काल हम लोग मान सकते हैं। इससे थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं। 15 साल के बाद वो प्रजनन की क्षमता उसमें आ जाता है, तो इसको हम लोग पूरे प्रजनन काल मानेंगे 1 से 18। 18 से लेकर लगभग 50 साल के एज तक हम लोग मान सकते हैं प्रजनन काल होता है। और 50 के बाद का जो एज होता है वो पूरे प्रजनन काल हो गया, मतलब प्रजनन काल के बाद का एज। तो ये लगभग समान देखने को मिलता है तीनों एज, लेकिन अलग अलग जीवों में अलग अलग समय अवधि देखने को मिलता है। तो विभिन्न जीवों के जीवन विस्तार के इन विविधताओं और अनुपातिक संबंध के आयु पिरामिडों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चौथे आकार वाले पिरामिड में पूरे प्रजनन काल के जीवों का प्रतिशत सबसे अधिक ज़्यादा होता है। तो पूरे जब प्रजनन काल का यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पिरामिड दिखाया गया, इसमें देखो इसमें बहुत ज़्यादा है पूरे प्रजनन काल, इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बाकी सब में पूरे प्रजनन काल कम होते जा रहा है। घनाकार पिरामिड के पूरे प्रजनन काल के दोनों जीवों की संख्या लगभग समान है, तो ये दोनों में लगभग समान देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करके बताया गया है कि पूरे प्रजनन काल कितना किसमें ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है। तो ये यंग पॉपुलेशन वाला में दिया, ये स्टेबल पॉपुलेशन में दिया हुआ है। डिक्लाइन मतलब जो घटता है, ये घटते आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर इसका पूरे प्रजनन काल बहुत कम है। ठीक, इसमें पोस्ट प्रजनन काल मतलब उत्तर प्रजनन काल इसमें ज़्यादा है। अब आगे है जन्म दर पर भी डिपेंड करता है कि जन्म कितना हो रहा है। तो किसी आबादी जन्म दर पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे जन्म दर कितना है। अगर जन्म दर अच्छा रहेगा तो बेशक वहाँ का आबादी भी क्या होगा, अच्छा रहेगा। अभी हम लोग चर्चा करेंगे जन्म दर पर। जन्म दर ज़्यादा हो, मृत्यु दर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, आबादी ज़्यादा होने के लिए। किसी जीव के नई परिशिष्टियों को पैदा होने के लिए जन्म दर कहते हैं। जो नया जीव का किसी भी जाति में कोई भी जीव पैदा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। जन्म दर को निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है कि जन्म दर क्या होता है, जन्म होने की संख्या और निर्धारित समय, कितना समय में कितना जन्म हुआ, उसी से हम लोग क्या निकालते हैं, जन्म दर निकालते हैं कि एक साल में कितने जीवों का निर्माण हो गया, उसे जन्म दर निकलेगा। उससे पता चलेगा कि हम लोग का जन्म दर में वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है समय के साथ। किसी जाति के जीवों की आबादी बनाए रखने के लिए जन्म दर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर जन्म दर नहीं होगा तो बेशक ही उसका क्या होगा, आबादी भी बहुत कम होते जाएगा। यह जीवों के प्रजनन क्षमता और ये किस पर डिपेंड करता है, तो जीवों का जो प्रजनन क्षमता है वो कितना ज़्यादा प्रजनन कर सकता है उस पर यह निर्भर करता है। अन्य कारकों पर भी ये निर्भर करता है, भोज्य पदार्थ कितना उपलब्ध हो रहा है, जातीय उसका गुण कैसा है, उसका वंशागत गुण कैसा है, ये सब कारणों पर भी डिपेंड करता है जन्म दर किसका कितना जन्म हो रहा है। ये सब चीज़ें भोज्य पदार्थ अच्छा से मिलेगा तभी जाकर अपने बच्चे का भी जन्म दे सकते हैं। भोज्य पदार्थ ही नहीं उपलब्ध रहेगा तो बच्चे का जन्म भी क्या देंगे, सही तरीके से अपने प्रजनन क्षमता भी नहीं बढ़ा सकते। ठीक, तो उससे जन्म दर घटने लगता है। अलग अलग जीवों में वातावरणीय तथा प्राकृतिक कारकों को सहन करने की क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है। तो अलग अलग जीवों में वातावरण के प्रति किसी भी वातावरण का सहन करने की क्षमता अलग अलग देखने को मिलता है। कोई देखा जाता है कोई जीव ज़्यादा टेम्परेचर तक सहन कर सकता है, कोई जीव ज़्यादा टेम्परेचर तक सहन नहीं कर सकता है। तो कुछ जीव अधिक ताप, वही चीज लिखा हुआ है, अधिक जल की सहन कर सकता है,
लेकिन कुछ जीव ऐसा नहीं होते, या कुछ जीव ठंड का सहन कर सकता है और कुछ जीव क्या होता है ठंड का सहन नहीं कर सकता है। ये सब से भी क्या होता है जन्म दर पर इससे प्रभाव देखने को मिलता है। अगर अनुकूलित नहीं होगा तो जन्म दर घटने लगेगा, अनुकूलित होगा तो जन्म दर में वृद्धि देखने को मिलेगा। वातावरण कैसा होना चाहिए, अनुकूल वातावरण होना चाहिए, तभी जाके किसी के जीव का जन्म दर क्या होगा, वृद्धि होगा। अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तो उसके जन्म दर में वृद्धि नहीं होगा। ठीक, इसके विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति में जन्म दर का क्या होने लगता है, कमी होने लगता है। अभी बता ही रहे थे कि अगर प्रतिकूल परिस्थिति रहेगा तो अवश्य जन्म दर में कमी देखने को मिलेगा। यही कारण है कि भोज्य सामग्री की कमी से पौधे और जीवों के जन्म दर के ह्रास होने लगता है। कि अगर भोज्य सामग्री ही उपलब्ध नहीं रहेगा तो अवश्य उसके जन्म दर में क्या होने लगता है, हानि होने लगता है। लेकिन अगर उसको सही तरीका से परिपक्व होने लगता है, अगर जीवों को सही तरीके से भोज्य पदार्थ मिले और जीव परिपक्व होगा उसका जन्म दर में वृद्धि भी देखने को मिलेगा। अब मृत्यु दर भी देखा जाता है कि मृत्यु दर कितना है, मृत्यु दर भी कम होना चाहिए तभी जाके आबादी में वृद्धि देखने को मिलेगा। मृत्यु दर अगर ज़्यादा रहेगा तो अभी से आबादी कम होते जाएगा। तो मृत्यु दर पर भी ध्यान है। मृत्यु दर को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, तो जो बीमारी वगैरह होता है उसको ठीक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मृत्यु दर को कम कर सकते हैं, कम किया भी जा रहा है। तो प्राकृतिक अवस्था में किसी आबादी के जीवों को मृत्यु होने की दर को मृत्यु दर कहते हैं। जो आबादी में जो मृत्यु होता है तो वो भी दर निकाला जाता है समय के साथ, इतना समय में कितना लोगों को मृत्यु हो गया। कहने का मतलब क्या है, किसी का आबादी कब बढ़ेगा, थोड़ा सा समझना है। किसी जीव का आबादी कब बढ़ेगा, जब हम लोग ये देखेंगे कि अगर एक साल में, समय के लिए लेते, एक साल में अगर वहाँ का जनसंख्या 1000 वृद्धि थी, जन्म दर कितना है 1000 है एक साल में, तो अगर वहाँ पे मृत्यु दर कितना रहे 800 रहे, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि उस आबादी में क्या हो गया, वृद्धि हुआ है। अगर मान लें कि एक साल जन्म दर है 1000 जन्म दर है, मृत्यु दर कितना हो जाए 1200 हो जाए, उस आबादी में क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, आबादी में वृद्धि में कमी हो जाएगा। इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो यदि आप मृत्यु दर के बारे में, मृत्यु की संख्या और निर्धारित समय कितना समय में हो रहा है, किसी आबादी में होने वाली वृद्धि को जानने के लिए जन्म दर और मृत्यु दर का अनुपात आकलन किया जाता है और उससे बताया जाता है कि वृद्धि। अब देखो इसका आकलन कैसे किया जाता है, जन्म दर जो आया उसको ऊपर में रख दे, मृत्यु दर जो आया नीचे में रख दे, उसको गुना 100 से कर दे। अगर इसका मान 1 से 12 होगा, अगर इसका मान 1 से 12 आएगा तो चाहे परसेंटेज में देखेंगे तो वही बात होगा, परसेंटेज में कितना आ रहा है। अगर यहाँ पर परसेंटेज में निकाला जा रहा है तो ये जब 100 से अधिक आएगा, परसेंटेज में क्या है, ये जब 100 से अधिक आएगा, किससे 100 से अधिक आएगा, तब जाकर बोला जाएगा कि हम लोग आबादी में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, परसेंटेज में निकाल रहे हैं तब। अगर ये 100 से कम हो रहा है, ये जो दर है, ये इंडेक्स जो है अगर 100 से कम हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसकी आबादी में कमी हुआ है, आबादी में ह्रास हुआ है। ठीक, इसको हम निकाल कर मान लो कि अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था, जन्म दर अगर 1000 है और मृत्यु दर कितना है 800 है, तो ये गुने 100 करेंगे तो ऑब्वियस है इसमें कितना आ जाएगा, ये 100 है और ये इधर से कट गया तो इधर से 5 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, 4 से ये कटेगा कितना 25 मारते हैं, 25 कितना हो गया 125 हो गया। मतलब ये 100 से ज़्यादा आया, 100 से ज़्यादा आया मतलब क्या है, ये बता रहा है कि इसमें क्या आबादी में वृद्धि हुआ है। लेकिन अगर जन्म दर 1000 है, मृत्यु दर 1200 हो जाए, इसमें ये 100 से कम आएगा, इसमें ये क्या होगा 100 से कम है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसको काटेंगे 4 से तो ये 3 बार में, इसको काटेंगे 4 से तो 4 गुना के 8, ये कितना 250 आएगा। अगर 3 से भाग भी करते हैं तो ये लगभग 100 से कम आ जाएगा, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आबादी में क्या हुआ है, कमी हुआ है। इस तरह से हम लोग आबादी में कमी को बता सकते हैं। तो वही चीज बताया जा रहा है कि किसी का आबादी बढ़ता है तो किन किन बातों पर, किसी का घनत्व बढ़ता है या घटता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश किया गया है डायग्राम से। यह हम लोग का आबादी का घनत्व है, क्या है, आबादी का घनत्व है। तो घनत्व बढ़ेगा कब, जब जन्म दर क्या करता है, बढ़ाता है, आगमन भी क्या करता है, बढ़ाता है, बहिर्गमन क्या करता है, घटाता है। बहिर्गमन मतलब छोड़ के चले जाना, वहाँ पे आगमन मतलब किसी का आना। आगमन मतलब जब आता है और जन्म दर में भी क्या हो रहा है, आता है, तो ये दोनों आने का काम करते हैं, ये दोनों बढ़ाता है जन्म दर घनत्व को, और ये दोनों क्या करते हैं, मृत्यु दर और बहिर्गमन क्या करता है, घटाता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। कुछ यहाँ पर टर्म्स दिया हुआ है तो ये तो डायग्राम से समझ में आ गया क्या दिया हुआ है
किसी आबादी की विशिष्टियों में अगर जन्म दर और मृत्यु दर समान होती है, अगर कोई आबादी में जन्म दर और मृत्यु दर समान होगी तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे क्या होगा, आबादी में कोई वृद्धि नहीं होगा। जितना लोग जन्म लेगा उतना लोग, उसका मृत्यु भी उतना ही लोग का हो जा रहा है तो उसके आबादी में कोई भी वृद्धि नहीं होगा। इस बात को समझना है। आगे दिया हुआ है जन्म दर की मृत्यु दर से, जन्म दर अगर अधिक हो मृत्यु दर कम हो तो आबादी में वृद्धि होगी। सब शब्दों में हम बता दिए है। इसके विपरीत अगर मृत्यु दर ज़्यादा हो जन्म दर से तो आबादी में क्या होगा, कमी आएगा। ये सब हम शब्दों में बता दिए हैं। ठीक, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। जन्म दर और मृत्यु दर में यहाँ पर अंतर भी दिया हुआ है, दोनों में क्या अंतर होता है। प्रति हजार बेष्टियों के प्रति वर्ष होने वाले जन्म की संख्या उसको जन्म दर कहा जाता है। तो प्रति हजार बेष्टियों में कितना, एक साथ कितना का लिया जाता है, 1000 वाले व्यक्तियों को लिया जाता है, उसमें कितना लोगों का जन्म हुआ है एक साल में, वही चीज़ यहाँ पर लिया जाता है कितना लोगों का मृत्यु हुआ है एक साल में। ठीक, प्रजनन द्वारा नए सदस्यों की वृद्धि के दर का पता चलता है, कितना प्रजनन हो रहा है, तो उसी से हम लोगों का जन्म दर का पता चलता है। कितना मृत्यु हो रहा है उसको हम लोग मृत्यु से पता चलता है। आबादी का घनत्व बढ़ेगा अगर क्या होगा, जन्म दर बढ़ेगा तो, लेकिन आबादी का घनत्व घटेगा अगर मृत्यु दर बढ़ेगा तो। कहने का मतलब ये है कि मृत्यु दर ज़्यादा होगा तो आबादी का घनत्व क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, ज़्यादा लोग मरने लगेगा। तो ठीक, आगे दिया है आबादी का वृद्धि क्रम। आबादी का वृद्धि क्रम किस प्रकार से होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न। तो अनुकूल परिस्थितियों में मिलते रहने से प्रारंभिक अवस्था में आबादी धीरे धीरे बढ़ता है। अगर अनुकूल परिस्थिति मिल रहा है मतलब हर एक चीज़ उपलब्ध है, जैसा हम खोज रहे हैं वैसा हम लोग को वातावरण मिल रहा है, तो वहाँ पे आबादी क्या होने लगता है, किसी भी जीव का बढ़ने लगता है धीरे धीरे, बहुत तीव्र गति से उस टाइम बढ़ता है, गति से बढ़कर अधिकतम स्तर तक पहुँच जाता है। लेकिन इस स्थिति पर पहुँचने के बाद आबादी स्थिर हो जाती है। अब ऑब्वियस है कि एक समय आया कि बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जितना हम लोग अनुकूलित सामान हर एक चीज़ मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ता है हम लोग के जो आवश्यकता का चीज़ होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो एक समय आता है कि आबादी जाकर रुक जाता है, उसका बाद बढ़ना बंद हो जाता है, और फिर स्थिति आबादी के पूर्ण वहन क्षमता कहलाती है। तो उसकी आबादी को पूर्ण वहन क्षमता कहलाती है, जहाँ पर ये जाके रुक जाता है। फिर क्या होता है कि अधिकतम वृद्धि की अवस्था में पहुंचने के बाद आगे वृद्धि का संभावना नहीं रहता है। इसके बाद आबादी में फिर क्या होने लगता है, कमी होने लगता है। यही कमी या तो धीरे धीरे होती है, तीव्र गति से भी होता है। तो ये धीरे धीरे यहाँ पर क्या होने लगता है, फिर कम होने लगता है। तो यही एक ग्राफ दिखाया गया है, ग्राफ से बताने की कोशिश किया गया है कि अगर पहले शुरुआत में उसको सारा वहाँ पर अनुकूल परिस्थिति मिल रहा है तो उसका आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन रिपीटेडली बाद में ये फिर क्या होने लगता है, ये घटना शुरू हो जाता है। ये घटना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। आबादी का वृद्धि क्रम कई कारणों पर निर्भर करता है, जिसके फलस्वरूप यह कमी धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार के हो सकता है। बाहरी कारणों में वातावरणीय कारक, संक्रामक रोग आदि, जबकि भीतरी कारकों में आनुवंशिक एवं जातीय गुण होते हैं। तो आगे का बात किया जा रहा है कि वातावरणीय कारक से भी यह आबादी में क्या होता है, घटने का चांसेस रहता है। वातावरण खराब होने के कारण वहाँ पे आबादी क्या होने लगता है, घटने लगता है, या बीमारी वगैरह होता है तो जिसके कारण वहाँ का आबादी क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो ये सब कारण हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा कहीं का आबादी बढ़ता है तो ये सब चीज़ें देखने को मिलता है कि वहाँ का वातावरण खराब होने लगता है, वहाँ पर बीमारी बहुत सारे होने लगते हैं, ज़्यादा आबादी बढ़ने के कारण ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। इसलिए बाद में आबादी फिर से क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो ये आबादी अपने आप को बैलेंस, हमेशा नेचर जो है हर एक चीज़ को बैलेंस कर लेती है। आगे दिया हुआ है प्रजनन सामर्थ्य या जैविक शक्ति। हर आबादी के अंतर्निष्ठ शक्ति होती है, मतलब हर आबादी जो होता है उसका एक अंदर का अपना शक्ति होता है, जिससे वह अपनी वृद्धि करता है, जिसके कारण वो अपने आप को क्या करता है, वृद्धि कर पाता है। जब आबादी के जीवों को समुचित स्थान या भोजन या अन्य परिस्थिति कारकों का सहयोग मिलता है तो प्रत्येक जीव अपने आप को वंश वृद्धि कर अधिकतम दर देता है। मतलब उसका वृद्धि दर क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। जब उसको हर एक चीज़ मिलता है तो भोजन, अन्य परिस्थिति कारक जितना भी होता है सब चीज़ उसको अवेलेबल होता है, तो उसका वंश वृद्धि के दर क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। इस प्रकार आबादी के जीवों में वंशावृद्धि की अंतर्निष्ठ अंतर शक्ति को जैविक शक्ति या प्रजनन सामर्थ्य हम लोग कहते हैं। मतलब प्रजनन करने की क्षमता उसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है जब उसको हर एक चीज़ अवेलेबल होता है तब।
ऐसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है कि जैविक शक्ति या प्रजनन सामर्थ्य का मतलब ये है कि उसका जन्म दर माइनस मृत्यु दर, जितना जन्म हो रहा है उसको मृत्यु अगर घटा दो जो बचेगा वही हम लोग का क्या होता है, प्रजनन सामर्थ्य का फार्मूला होता है, या जैविक शक्ति का फार्मूला होता है। जैविक शक्ति इससे पता चलता है जीवों में कितना ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। ठीक, जीव कितना ज़्यादा यहाँ पर उसका आबादी में वृद्धि हो रहा है, इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। आगे है आबादी का घटाव बढ़ाव। आबादी में क्या होता है, घटाव बढ़ाव होते रहता है हमेशा, कभी बढ़ेगा कभी क्या होगा, घटेगा। तो इसका कारण क्या है कि आबादी कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो प्राकृतिक अवस्था में किसी जगह की आबादी स्थिर नहीं रहती है। कभी भी देखोगे कहीं पर भी किसी का आबादी हम लोग स्थिर देखने को नहीं मिलता, या तो वहाँ पर बढ़ेगा आबादी या वहाँ पे आबादी घटता है। कई कारणों से ये पता चलता है, इसमें घटाव बढ़ाव होते रहता है। आबादी का यह अस्थिरता मौसमी या वार्षिक दोनों तरह की होती है। आबादी कोई घटता है या बढ़ता है तो ये दोनों कारणों से होता है। जो मौसम के स्थिरता होता है, वहाँ मौसम चेंज होते रहता है, या मौसमी या वार्षिक दोनों रूप से क्या होता है, वहाँ पर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। मौसमी परिवर्तन मतलब वातावरणीय कारकों में जो बदलाव होता है उसका सीधा असर आबादी पर पड़ता है। जैसे वर्षा ऋतु में जल या तापक्रम का अनुकूल स्थिति होने के चलते खेतों में खरपतवारों की आबादी अचानक बढ़ जाती है। यही स्थिति मच्छरों की संख्या में भी वृद्धि होने वाली वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। तो अगर वर्षा बहुत ज़्यादा होगा, तापक्रम वहाँ पे अनुकूल होगा, तो वहाँ पर मच्छरों का भी वृद्धि होगा, खेतों में खरपतवारों का भी वृद्धि बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। भोजन एवं स्थान की उपलब्धता, आबादी की जीवों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा आदि अनेक ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण आबादी वार्षिक परिवर्तन होते रहता है। अब देखो कभी वहाँ पर मान लो कि भोजन की उपलब्धता कम है, ठीक है, आवास की उपलब्धता कम है, तो उसमें प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगा आबादी के बीच के जीवों के बीच में, जिसके कारण उसका आबादी धीरे धीरे क्या होने लगता है, घटने लगता है। या तो वहाँ से निकल के लोग वहाँ से जाने लगता है, या वैसे उन लोगों को क्षमता नहीं मिल पाता है, प्रजनन करने की जगह नहीं मिल पाता है। पर्यावरण में अचानक परिवर्तन जैसे सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, उससे भी क्या, या भूकंप आ जाए, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाते हैं। ये सब नष्ट होने के कारण क्या होता है कि वहाँ का आबादी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, घट जाता है। पर्यावरण में अत्यधिक परिवर्तन होने से आबादी स्थापित नहीं हो पाती तथा कभी कभी तो यह लुप्त भी हो जाती है। तो ऐसा भी हो जाता है कि पर्यावरण में अत्यधिक परिवर्तन अगर हो गया तो पूरी तरह से कोई आबादी ही, मतलब जो कोई क्या होता है, वहाँ का जो जाति ही होता है पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। इस प्रकार भोजन तथा स्थान जंतु आबादी के सीमित रहने के कारण ऐसा होता है। तो वही चीज़ है, ये सब कब हो पाता है, जब भोजन और स्थान जंतु आबादी के सीमित रहने के कारण ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। तो ये था कि आबादी के घटाव बढ़ाव किस कारणों से होता है। आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ना है समष्टि गतिकी पॉपुलेशन डायनेमिक्स। तो समष्टि या आबादी, समष्टि बोलते ही आबादी बोलते हैं कि गतिकी की समझने के लिए निम्नलिखित क्रियाओं और कारकों का ज्ञात अवश्य होना चाहिए कि उसका जो आबादी का जो गति होता है तो उस पर किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, उसके आबादी में गति होने का रीजन क्या क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आबादियों के बीच पारस्परिक क्रिया, आबादियों के बीच अभिसय पारस्परिक क्रिया होता है, और पारस्परिक क्रिया किसके बीच में, जैविक कारक और अजैविक कारक दोनों होता है। पारस्परिक क्रिया में जैविक और अजैविक कारक दोनों आता है। अब तक अध्यायों से आपको ज्ञात हुआ है कि किसी स्थान की आबादी कई कारणों पर निर्भर करती है। इसे मुख्य तौर पर निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। तो हम लोग अभी तक जितना भी चर्चा कर रहे थे, ये हम लोग चर्चा कर रहे थे जो आबादी होता है वो अलग अलग कारकों पर डिपेंड करता है, लेकिन अलग अलग जो कारक बता रहे थे वो जैविक भी होता है और अजैविक भी होता है। जैविक का मतलब जो जीव जिसमें जान होता है वो भी कारक होता है, जिसमें जान नहीं होता वो भी कारक होता है। जिसमें जान नहीं होता है मतलब जैसे तापमान हो गया, जैविक कारक मतलब क्या, दूसरे जीवों का आना,
ये सब चीज़ें जैविक कारक है, दूसरे जीवों का वहाँ पे रहना, ये सब कारण जो होता है जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, आबादी में कमी बेसी हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोग दो चीज़ें चर्चा करने वाले हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। तो जैविक कारक में क्या क्या आता है, जैसे भोजन वगैरह उपलब्ध नहीं होना, प्रजनन क्षमता खराब हो जाना, ये सब क्या है, जैविक कारक है। ये सब के सब क्या है, जैविक कारक है। अजैविक कारक मतलब जैसे भी हम लोग टेम्परेचर, तापमान का बात कर रहे थे, वर्षा का बात कर रहे थे, तो ये सब क्या है, अजैविक कारक है। तो ये दोनों कारकों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन होगा वो किसका होगा, तो यहाँ पे हम लोग जैविक कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दो प्रकार का कारक ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या होता है। अब ये अलग से हम लोग जैविक अजैविक करके अलग अलग करके इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको हम आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जैविक और अजैविक कारक से। आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।